નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, अब तक चाय पे चर्चा कार्यक्रमમાં આપ સર્વે દર્શકોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આપને ખ્યાલ છે કે अब तक चाय पे चर्चा कार्यक्रमમાં અનેકવિધ નવા વિષયો સાથે અમે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થતા હોય છે। ત્યારે આજે આપણે જે વિષય ઉપર ચર્ચા કરવા જવાના છીએ તે હાલ અત્યંત ચર્ચામાં વિષય રહ્યો છે। જી હા, આપણે વાત કરી રહ્યા છે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ એટલે કે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી। નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી શું છે, શું કામ અમલ કરવામાં આવ્યો છે, શું ફાયદાઓ થશે, આ વિશે આજે આપણે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું। ત્યારે અત્યારે આપણી સાથે સ્ટુડિયો પર ઉપસ્થિત છે डीपीएस स्कूलના प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव रंजन। सर, आपका खूब खूब स्वागत है। आप हमारे अब तक स्टूडियो में आप आए हो सर। थैंक यू सर। सर, माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज व्हाट इज एग्जैक्टली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी? सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी भी राष्ट्र की एक पॉलिसी होती है जिसके आधार पे वहाँ पे पूरी की पूरी शिक्षा जो होता है लोअर लेवल से हायर लेवल तक शिक्षा निर्धारित होती है, वहाँ की क्वालिटी क्या होगी। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किसी भी राष्ट्र के उसके नेशनल इंटरेस्ट और उसके इथोस पे बनी होती है। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए सर तो आफ्टर 34 इयर्स ये एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया सर। इस चेंज को आप किस हिसाब से देखते हो? सर, ये इस चेंज की ज़रूरत थी। अभी हम बात कर रहे हैं 21st सेंचुरी इंडिया के, तो जो 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बना वो भी बहुत अच्छा था, 1986 में बना वो भी बहुत अच्छा था, बट 30 साल 34 साल में जो बदलाव आया ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको एकोमोडेट किया है। सर, इससे क्या फ़ायदा मिलेगा स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज़ को, किस हिसाब से सर इसका बेनिफिट ले सकते हैं? सर, जो इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बना है अगले 20-50 तक के इंडिया के नीड को कैटर करेगा। ये हर लेवल पे पूरे इंडिया को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, चाहे वो क्वालिटी एजुकेशन की बात हो, चाहे स्किल एजुकेशन की बात हो, चाहे 2050 में इंडिया कहाँ पहुंचना चाहता है, क्या हम विश्व के साथ उस पैरेलल में चल रहे हैं कि नहीं। तो ये प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन, स्किल एजुकेशन से लेके ट्रेडिशनल एजुकेशन सबके नीड को कैटर करता है। सर, बात की जाए तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक फॉर्मूला है 5+3+3+4। जी। विल इट बी बेनिफिशियल टू द स्टूडेंट्स और नॉट? सर, बहुत अच्छा है, बहुत वेल प्लान्ड है। 75 इयर्स में जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था उसमें हम लोग फाउंडेशन एजुकेशन पे बहुत कम जोर देते थे। इस बार हम लोगों ने फाउंडेशन स्टेज पे बहुत जोर दिया है, क्योंकि जो बच्चों का जो सार्वजनिक विकास होता है वो 3 ईयर से शुरू हो जाता है। तो पहला तो जो नेशनल एजुकेशन ने पॉलिसी किया है 5 का, वो 3 साल से 8 साल के बच्चों को क्या ज़रूरत है आज के डेट में उसके नीड को कैटर किया है। उसमें क्या क्या बदलाव होता है, उसके नेचुरल बदलाव क्या है, हाउ टू मोटिवेट, हाउ टू प्रिपेयर, मैं उसको कैसे प्रिपेयर करूं कि आगे आने वाले दिनों के लिए वो तैयार रहे, आगे आने वाले दिनों चैलेंज के लिए वो तैयार रहे। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की जब हम बात कर रहे हैं तो आपने काफ़ी अच्छा डीप रिसर्च किया है सर। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि 34 साल पहले की जो शिक्षण नीति थी और अभी जो बनाई गई है सर, उसमें मेन डिफरेंस क्या है और ये डिफरेंस लाने का मकसद क्या रहा होगा? आज के डेट में 21st सेंचुरी वर्ल्ड में जो बात की जाती है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात करती है, स्किल एजुकेशन की बात की जाती है। अगर स्किल एजुकेशन की बात करेंगे तो किसी भी एज में किसी भी बच्चे का क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए। लाइक पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिया का वो रोट मेमोराइजेशन पे था, अब जो है वो कॉन्सेप्ट मेमोराइजेशन पे है, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट पे है। लाइक हम अपने बच्चे को कैसे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करें, कॉग्निटिव थिंकिंग कैसे डेवलप करें, डिसीजन मेकिंग कैसे अपने बच्चों में लाएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी कैसे डेवलप करें, ये सारा का सारा उसको एकोमोडेट किया गया है। अगर आज की बात करेंगे तो जो मॉडर्न रिक्वायरमेंट है, आज के डेट का जो रिक्वायरमेंट है, लाइक डिज़ाइन थिंकिंग की बात हो रही है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो सारे चीज़ों को एकोमोडेट किया है कि हम लोग उसको उसी पे फोकस करें आगे आने वाले दिनों में, जिससे कि 30 साल के बाद अगर इंडिया कहीं खड़ा है
अगर 100 साल जब हम लोग मना रहे होंगे आज़ादी के, तब हम किसी भी वर्ल्ड को के चैलेंज को कैसे फेस करेंगे। सर, बैक टू रूट्स की अगर बात की जाए तो पहले की जो शिक्षण नीति थी, जैसे कि मान लीजिए आदि अनादि काल में नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज भारत में थी, फॉरेन के जो बच्चे थे वो यहाँ पे पढ़ने आते थे। सर, वो टाइम का एजुकेशन और इस टाइम का एजुकेशन जो है उसको आप किस हिसाब से कंपेयर करेंगे? सर, इस बार की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी है उस इंडियन इथोस को एकोमोडेट किया है, उस इंडियन कल्चर को एकोमोडेट किया है कि 200 साल पहले, 400 साल पहले अगर या 1000 साल पहले जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम था, 21st सेंचुरी में भी उसका वैल्यू है और उसी वैल्यूज़ को 21st सेंचुरी की जो रिक्वायरमेंट है और जो हमारा भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो इथोस था उसको इंटीग्रेट किया गया है। उस समय भी बहुत अच्छा था, अभी भी उस समय भी एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करते थे हम लोग कि बच्चों को रोट मेमोराइजेशन से ज़्यादा कि ऋषि मुनि हमारे अपने बच्चे को गांव में भेजते थे। बिल्कुल बिल्कुल कि इट वाज कि हाउ टू फेस चैलेंजेस, हम अपने जीवन में आने वाले चैलेंज को कैसे फेस करें, उसमें क्या क्या स्किल होना चाहिए, कैसे लोगों से बात करनी चाहिए, कैसे समस्या को का सॉल्यूशन खोजना चाहिए, ये सारा का सारा एकोमोडेशन आज के डेट में है। पहले भी हम इंडिविजुअल शिक्षा, इंडिविजुअल व्यक्ति पे जोर देते थे। आज भी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो 2020 जो बनाई गई है, हर बच्चे को केयर करना है, हर बच्चे के नीड को केयर करना है, उसके नीड को कैटर करना है, उसकी क्या वीकनेस है, उसके क्या स्ट्रेंथ है, क्या हम अपने बच्चों में अपने इंडियन जो कल्चर है उसको हम इनकलकेट कर रहे हैं कि नहीं, उसको अपने लाइफ में हम ला रहे हैं कि नहीं। ये सारा का सारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का इसेंस है सर इस बार का 2020 का। सर, अगर ये एजुकेशन अभी ऑनगोइंग एजुकेशन पॉलिसी की बात की जाए तो बेसिकली बच्चों को प्रैक्टिकल एजुकेशन कम और थ्योरी नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है जी, जिससे क्या होता है कि बच्चा अगर कभी बाहर जाता है फॉर देयर करियर एनहांसमेंट तो उनको काफी दिक्कत रहती थी। जी सर, क्या मानते हो कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनाई गई है सर, क्या ये बात जो क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है कि अब क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, करियर किस हिसाब से डेवलप कर पाएंगे, विल बी द प्रैक्टिकल एजुकेशन इनटू इट और नॉट, क्या होगा इस पॉलिसी के तहत? सर, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के डीप डाउन में अगर जाएंगे तो इन सारे चैलेंजेस को वहाँ पे एड्रेस किया गया है। अगर छोटी सी बात बताऊँ, 6 to 8 में स्किल एजुकेशन की बात की गई है, 10 डेज बैगलेस डेज की बात की गई है, जहाँ पे बच्चे बिना बैग के आएंगे। वो जो लोकल समाज में कोई कारपेंटर है उससे अपना स्किल सीखेंगे, कोई फोटोग्राफर है उससे अपना स्किल सीखेंगे, कोई आर्किटेक्चर है उसके पास जाएंगे अपना स्किल सीखेंगे कि आफ्टर 21 ईयर्स वो बच्चा अपने आप को मार्केट में सरवाइव कर सके, जो मार्केट की नीड है उस नीड को कैटर कर सके। वो नीड कैटर कब होगा? जब उसके पास स्किल होगा। अगर स्किल होगा तब जाके वो उसके चैलेंज को वो फेस करेगा। सर, विल दिस नॉट बी अ स्टेटस सिंबल इशू? क्योंकि अभी आपने बोला कि कोई बच्चा जो होगा जो 10 डेज विदाउट बैग का जो कंसेप्ट लाया गया है कि भाई किसी को कारपेंटर कुछ काम सीखना हो तो वो जा पाए। नहीं सर, अभी की एजुकेशन तो ऐसी है कि इट्स लाइक अ स्टेटस सिंबल कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची को अच्छे स्कूल में पढ़े, फिर उनको क्या एजुकेशन मिल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है सर। जी जी तो जी। ये क्वेश्चन नहीं आएगा सर सामने? जी, ये क्वेश्चन आएगा। इसमें जो पार्टनरशिप डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारे आज के डेट में 21st सेंचुरी के जो पेरेंट हैं, हमें उनके पेरेंटिंग पे जाना पड़ेगा, हमें उनको बताना पड़ेगा, जितने भी स्कूल एजुकेशन में हैं, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो टीचर हो, समाज के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन सारे स्टेक होल्डर को पेरेंटिंग पे जोर देना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा हर पेरेंट को कि ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ एजुकेशन हमें एक डायरेक्शन देता है कि हम कैसे अपने जीवन को जिएं। अगर किसी बच्चे में 10 तरह का स्किल है तो वो उसको एम्पावर करता है, उस इंडिविजुअल को एम्पावर करता है ये। तो ये कहीं ना कहीं उन बच्चों को आगे जीवन में मदद करने जा रहा है। अगर कोई बच्चा अच्छे घर का बच्चा है बट वो अगर फोटोग्राफी अच्छा से सीख लेता है, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है,
आपके पास बहुत पैसा है लेकिन आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, आपके पास लोगों तक पहुंचने का वो स्किल नहीं है। अगर छोटी सी बात करूं मैं कम्युनिकेशन स्किल की, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कम्युनिकेशन स्किल की बात की गई है जी। तो बच्चे को हम स्किल डेवलपमेंट पे बात कर रहे हैं और इसमें बच्चों के स्टेटस पे और ज़्यादा बढ़ा, वो उनके पर्सनालिटी में और ज़्यादा ग्लो आएगा। सर अभी जो एजुकेशन पॉलिसी जो प्रिवेल हो रही है सर, उसमें एक स्टीरियोटाइप कंसेप्ट ऐसा भी है कि जो बच्चा 10th पास कर लेता है फिर उनको स्ट्रीम चूज करनी पड़ती है, जी जी, वेदर टू गो इनटू आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। अब सर नई एजुकेशन पॉलिसी में ये भी है कि आपको एक बुके दिया जाएगा कि उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने हैं। तो सर ये क्या दिक्कत नहीं होगी, क्या मान रहे हो सर? यही तो अच्छी बात है, यही 21st सेंचुरी एजुकेशन की नीड है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्लेक्सिबल है। अगर आपका इंटरेस्ट इस सेक्टर में है तो आप इस सेक्टर में जाओ। कोई रूढ़िवादी जो हम लोग कन्वेंशनल जो एजुकेशन सिस्टम था कि नहीं आपको 3 सब्जेक्ट लेना ही लेना है, नहीं, अब तीनों सब्जेक्ट को 3 भाग में बांट दिया गया। अब कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, किसी तरह का डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि ये कॉमर्स है, ये आर्ट्स है, ये साइंस है। एक बच्चा 3 बेंच में रखा हुआ है, तीनों बेंच में किसी से बच्चा उसका सर्टेन सिलेक्शन है सब्जेक्ट का, उसको चूज करे, उस पर काम करे, उसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप करे, उस सब्जेक्ट के थ्रू कॉम्पिटेंसी डेवलप करना है। और ये बच्चों के लिए ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बच्चा साइंस में ही अच्छा करे, वो आर्ट्स में भी अच्छा कर सकता है। आर्ट्स में अच्छा करे, इसलिए इस बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मैं बताऊंगा कि आर्ट इंटीग्रेशन की बात की गई है, स्पोर्ट्स इंटीग्रेशन की बात की गई है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात की गई है कि अब स्पोर्ट्स कोई अलग विधा नहीं है, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ एजुकेशन सिस्टम है। सर अभी भी ऐसा हो रहा है कि कोई बच्चा स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा है, उसमें एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी अगर उनको की जाए, करवाई जाए, तो पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, आप मेन जो एजुकेशन है वो आप सिखाओ, इसकी कोई जरूरत नहीं। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटी को भी इतना प्राधान्य दिया गया है, इससे बच्चों के विकास में किस हिसाब से फायदा होगा? सर जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल। अब एक चीज़ और जुड़ गया है, सोशल इमोशनल जुड़ गया है। तो अगर किसी व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, एकेडमिक प्लस सारे वोकेशनल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन, मेंटल हेल्थ की बात की गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। इंडिया में इसके पहले मेंटल हेल्थ की बात नहीं की जाती थी, अब मेंटल हेल्थ की बात की जा रही है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाते हुए कहीं वो बच्चा, उसका मेंटल हेल्थ लेवल क्या है, सोशल इमोशनल लेवल क्या है, क्या वो समाज में जाके मिक्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये सारे के सारे चीज़ कहीं न कहीं उस बच्चे को मदद करने जा रहा है। और अगर पेरेंट्स से क्वेश्चन होता है तो मैं बार बार कहूँगा कि पार्टनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। स्कूल, कॉलेज और बच्चे को भी समझाने की ज़रूरत है और उनके माता पिता को भी समझाने की ज़रूरत है कि 21st सेंचुरी में ये सारे चीज़ों की ज़रूरत है। सर अभी आपने बोला कि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मेंटल हेल्थ पे भार दिया गया, प्राधान्य दिया गया। सर यू आर एक्सपर्ट इनटू इट, क्या रीज़न हो सकता है गवर्नमेंट ने ये सोच के कि मेंटल हेल्थ एंड सोशल इमोशंस को भी इसमें एड ऑन किया है? सर आज के डेट में देखोगे न्यूक्लियस फैमिली जी रहे हैं, बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है। जब तेज़ी से दुनिया बदलती है तो हम उस बच्चे को के मन में क्या चल रहा है, विदिन क्या चल रहा है, उसको हम लोग जनरली अवेयर हम लोग नहीं हैं तो हम लोग उसको ध्यान नहीं दे पाते हैं। बट आज के डेट में हर बच्चे को के मेंटल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। दिन भर बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा है, तो अगर मोबाइल यूज़ करते करते सर्टेन बैड हैबिट डेवलप कर लिया है तो हमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि उस बच्चे को फिर से रिट्रैक किया जाए। जी सर। तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। सर आपके व्यू से क्या चैलेंजेस हो सकती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को देखते हुए? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क है बहुत अच्छा है, थोड़ा सा चैलेंज है, जैसे हम लोगों ने 20-30 तक रखा है कि फाउंडेशनल स्टेज पे 100% हम लोग अचीव करें एजुकेशन को और हायर लेवल पे 2035 में करें।
थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत हो सकती है, कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत हो सकती है। और इन सारे चीज़ों को हम लोग अगर समाज में अवेयरनेस पैदा करें, प्रॉपर टीचर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें, प्रॉपर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे अलग अलग तरह के डिबेट ऑर्गेनाइज करें, तो लोगों में जितनी जागरूकता होगी उतने अच्छे से वो लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात तो भी ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज अ वर्सेटाइल कंसेप्ट जी और जी। अभी के जो हमारे टीचर्स है वो एक स्टीरियोटाइप वे में बच्चों को पढ़ाते हैं कि उनको पास मालूम है कि यही करिकुलम है, इससे ज्यादा कुछ पढ़ाना नहीं है, जो है इसमें ही सब करना है। इट्स लाइक अ बाउंड्री के अंदर रह के उन्होंने काम किया है। सर, टीचर्स के लिए चैलेंज नहीं होगा क्योंकि अब उनको हर सब्जेक्ट्स को इवेल्यूएट करके डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करके बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा? जी सर, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अब इसेंशियल कर दिया गया है, हर टीचर को 50 घंटे की ट्रेनिंग है। ओके। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि पहले जनरल ढंग से ट्रेनिंग होती थी, आज हम लोग करवा रहे हैं क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं, आज हम लोग डिज़ाइन थिंकिंग पे ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने टीचर को, आज हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम रेगुलर क्लासरूम में यूज कर सकते हैं उस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है चैट जीपीटी। हाउ हम कैसे चैट जीपीटी को मैक्सिमाइज लर्निंग में अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे बात की जा रही है। तो आने वाले वक्त में जितने हम लोग टीचर ट्रेनिंग की व्यवस्था करेंगे, लाइक आप देखे होंगे कि पहले 1 साल का बीएड था, अब 2 साल का बीएड हो गया है, अब इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स है, 4 ईयर बीएड कोर्स है। 3 साल पहले डिफ़ॉल्ट में टीचर बनता था, अब कोई बच्चा 10+2 के बाद सोच सकता है कि हमें टीचर में प्रोफेशन में जाना है, तो वो बीएससी बीए इंटीग्रेट कोर्स कर सकता है। तो जितने ढंग से हम टीचर को ट्रेन करेंगे उतनी अच्छी हम लोग एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चे को। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक बात यह भी है कि स्पोर्ट्स एक्स्ट्रा एक्टिविटीज पे भार दिया गया है। सर, वो बात सही। वी डोंट वांट टू क्रिटिसाइज एनी ऑफ द स्कूल। मान लीजिए एक जगह पे डीपीएस है और दूसरी जगह पे कोई और स्कूल है। डीपीएस के पास अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीएस हैव द प्लेग्राउंड्स कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी काफी ऐसी स्कूल है सर, सेल्फ फाइनेंस स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड या गुजरात बोर्ड के से जुड़ी हुई है, उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर। तो क्या उनके लिए ये चैलेंजफुल नहीं रहेगा एनईपी को फॉलो अप करने के? सर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थैंक यू फॉर दिस। ये अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हब्स ऑफ लर्निंग का कॉन्सेप्ट है। अगर हमारे पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है तो हम अपने नियर बाई स्कूल के बच्चों को बुला सकते हैं, नियर बाई स्कूल हमसे इंटीग्रेट कर सकता है, हमसे टाई अप कर सकता है, उसके बच्चे भी हमारे रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग है, हब्स ऑफ लर्निंग बनाया गया है। अपने आसपास के 5 स्कूल को आप अपने भी एम्पावर होइए और दूसरे को भी एम्पावर कीजिए। सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 2 स्कूल्स की ज़रूरत है। आप आइए, उस स्कूल से बात कीजिए, हमारे प्लेग्राउंड को यूज कीजिए, हमारे पास लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, आपके बच्चे आके हमारे लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हैं। सर, भारत देश इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से भरपूर है सर। क्यों हर एक बच्चा ऐसा सोचता है कि मैं मास्टर्स कर लूँ या बैचलर कर लूँ, मुझे अब्रोड शिफ्ट होना है या मुझे अब्रोड एजुकेशन लेने जाना है? सर, इंडिया हैज़ IIM, इंडिया हैज़ IIT, इंडिया हैज़ द बेस्ट बी स्कूल, ठीक है सर। तो ये मन में विचार क्यों आता है सर? सर, मैं पर्सनली मानता हूं कि अवेयरनेस की कमी है। अपने इंडिया में 1000 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कॉलेज हैं जिसका जो एजुकेशन लेवल है वो किसी भी वेस्टर्न कंट्री से 1 पॉइंट अधिक है। अगर हम गुजरात से हैं तो हम सिर्फ गुजरात के 5 कॉलेज को जानते हैं, अगर हम बिहार से हैं तो बिहार के 5 कॉलेज को जानते हैं। अभी अपने इंडिया में एक NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च फ्रेमवर्क किया गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर कॉलेज को रैंकिंग दे रहा है कि इस सर्टेन पैरामीटर में आप कहाँ हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अपने गांधीनगर में फोरेंसिक यूनिवर्सिटी है,
गुजरात के बच्चों को ही नहीं पता है कि इतनी बड़ी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करता है, उसका एडमिशन प्रोसेस क्या है। लोगों में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। यहाँ पे शांति निकेतन है, कोलकाता में शांति निकेतन है, दिल्ली में JNU है, DU यूनिवर्सिटी है, साउथ चले जाओ मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, सारे कॉलेज है जहाँ पे हम इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन सिस्टम है। लोगों में क्रेज़ है, यहाँ पे आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करके जाना चाहता है, लोग शॉर्ट कोर्स खोजते हैं। यस एग्जैक्टली सर, कि जहाँ पे हम पैसा खर्च करके किसी अच्छे कॉलेज में, फॉरेन कंट्रीज़ के कॉलेज में चले जा सकते हैं। इंडिया में अगर DU की बात करो, रामजस कॉलेज है, सेंट स्टीफन है, कि आज के डेट में वो इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है हर बच्चों को। सर दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सर जब कभी बच्चे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत थियोरेटिकल नॉलेज मिल गया, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया, लेकिन रिसर्च करने की अगर बात आती है तो उनको लगता है कि भाई रिसर्च क्यों करना, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का बेस ही रिसर्च है सर। जी जी जी। तो इससे बच्चों में किस हिसाब की मान लीजिए क्वालिटी बिल्टअप होगी एंड हाउ रिसर्च इज इम्पोर्टेंट इन अपकमिंग ईयर सर? सर इसमें कुछ कुछ योगदान स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी होगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कोई भी बच्चा रिसर्च कर रहा है तो हम उसको कैसे एम्पावर करें। इट्स ऑल अबाउट एम्पावरमेंट। लाइक अभी गवर्नमेंट के पास अभी 6 महीना पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च किया है कि किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे इंडिया में आके अब रिसर्च करें। जैसे पहले, आज के डेट में, पहले इंडिया के बच्चे फॉरेन कंट्री में जाते थे और वहाँ से उनको फंडिंग मिलता था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5 लाख से 10 लाख रुपया तक फॉरेन कंट्रीज़ के बच्चे को स्कॉलरशिप दे रही है कि आप आइए इंडिया और हमारे यहाँ के टॉप इंस्टीट्यूट में आप रिसर्च कीजिए। तो ये एक रिसर्च कल्चर को बढ़ाने का एक बढ़िया मेजरमेंट और डिसीजन है गवर्नमेंट के द्वारा। आने वाले दिनों में इसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलने वाला है। आप देखोगे JRF कोई बच्चा किया है, कोई नेट किया है, उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी सुविधाएं दे दिया है जिससे कि बच्चा आने वाले दिनों में एक रिसर्च का एक लेवल ऊपर ले जा सके। अगर इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग की बात की जाती है सर, तो उसमें रिसर्च एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसके आधार पर किसी इंस्टीट्यूट को A ग्रेड दिया जाता है, B ग्रेड दिया जाता है, C ग्रेड दिया जाता है। तो रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है और आने वाले दिनों में इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि NEP के तहत फर्स्ट में एडमिशन की वही मर्यादा, एज लिमिट निर्धारित की गई है कि जो बच्चा 6th ईयर में आएगा वो ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में उसको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन सर स्टेट बोर्ड में काफ़ी ऐसी दुविधाएं अभी देखने को मिल रही है कि बात ऐसी है कि 3 साल का जो बच्चा है वो LKG में रहेगा, 4 साल का बच्चा है वो HKG में रहेगा, 5 साल का बच्चा है वो उनके लिए बाल वाटिका शुरू की है और 6 साल का जो बच्चा है या बच्ची है वो फर्स्ट में रहेगा सर। लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क ये है, पेरेंट्स में भी यही क्वेश्चन मार्क है कि जिसका बच्चा या बच्ची 6 साल पूरे होने में मान लीजिए कि 10 दिन की कमी है, 10 दिन कम है, 11 दिन कम है, 15 दिन कम है, तो भी उसको बाल वाटिका में एडमिशन लेना है सर। तो ये क्या आगे जाते समय ये संख्या में बढ़ोतरी करेगा, क्या होगा सर? सर फिर से मैं बोलूँगा, अवेयरनेस की कमी है। ये बहुत अच्छा सिस्टम है। बच्चों का जो फाउंडेशन एज है वो 3 ईयर से शुरू होता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है 3 + 8 ईयर्स। अगर किसी बच्चे का 6.5 साल में फर्स्ट क्लास में जाता है, इसमें किसी बच्चे का कोई लॉस नहीं है। पहले अपने इंडिया में क्लास 1 से शुरू होता था एजुकेशन। पहली बार इंडिया में 2022 में नेशनल करिकुलम फॉर फाउंडेशनल स्टेज के लिए आया है। उसमें बच्चों के 3 साल के बच्चे का क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए, 4 साल के बच्चे का क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए, 5 साल के बच्चे का क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए। एज लर्निंग में मैटर करता है, बट अगर फर्स्ट क्लास के बच्चों की बात करेंगे तो वेरिएशन है 6 ईयर टू 7 ईयर। अगर 7 ईयर्स टू 8 ईयर कोई बच्चा स्पेशल चाइल्ड है, उसके नीड को कैटर करता है। कहीं पे किसी भी बच्चे को कोई लॉस नहीं होने वाला है। पहले भी एजुकेशन पॉलिसी कहती थी 6 to 18, अब कहती है 3 to 18।
फाउंडेशनल स्टेज को जोड़ा गया है, सिर्फ समझ की दिक्कत है। पहले हमारे यहाँ नर्सरी केजी यूकेजी चलता था, बट इसका स्ट्रक्चर व्यवस्था नहीं था इंडिया में। पहली बार 2018 में मेनका गांधी लाई, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का फ्रेमवर्क लाई, और उसके बाद 2022 में आफ्टर 75 ईयर्स अब इंडिया के पास अपना रोड मैप है कि कैसे हम फाउंडेशनल स्टेज को आगे बढ़ाएं। सर, अब इंटरनल मार्किंग की एक मुझे आपसे क्वेश्चन करना है सर। 2-3 दिन यानी एक सप्ताह पहले कैसे इन्फॉर्मेशन से न्यूज़ आए थे सर कि स्टेट बोर्ड में 10th और 12th में जो बच्चे फेल हुए उनको इंटरनल मार्क्स 20 में से 20 मिले हैं सर। सर, ये डेंजर लाइन आपको नहीं दिख रही? मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए इंटरनल मार्किंग सिस्टम, क्या इंटरनल मार्किंग सिस्टम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा है कि नहीं है, और जो स्कूल इस हिसाब का काम करती है कि मान लीजिए कि बच्चे की क्वालिटी नहीं है या बच्चे में कोई स्किल नहीं है, देन ऑल्सो अगर उसको 20 में से 20 मार्क मिलते हैं सर, तो ये बच्चे का विकास हो रहा है कि वो अधोगति की तरफ आगे बढ़े? सर, इस क्वेश्चन में जो हमारा कन्वेंशनल एजुकेशन है उसका आंसर छुपा हुआ है। कन्वेंशनल एजुकेशन रोट मेमोराइजेशन पे जोर देता था। अभी की जो नई 21st सेंचुरी में जो डिमांड है वो स्किल एजुकेशन पे है। अगर कोई स्कूल 20 आउट ऑफ 20 दे रहा है, वो उस बच्चे को एम्पावर कर रहा है। अच्छा, जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें असेसमेंट भी आती है। बिल्कुल सर, असेसमेंट का भी रोल होता है। सिर्फ टीचिंग ही एजुकेशन नहीं है, असेसमेंट भी एजुकेशन है, उसका पार्ट, इंटीग्रल पार्ट है। कैसे हम किसी बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे बिना असेसमेंट का? अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या जो मॉडर्न ट्रेंड है 21st सेंचुरी वर्ल्ड का, वो कहता है 360 डिग्री असेसमेंट। आप जो इंटरनल असेसमेंट की बात की जा रही है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च का असेसमेंट है। उसमें ढेरों सारा उसका स्किल को टेस्ट किया जाता है, उसकी हैंडराइटिंग को असेस किया जाता है, उसका बिहेवियर को असेस किया जाता है, उसके कोलाब्रेशन अप्रोच को अप्रोच किया जाता है कि क्या वो बच्चों के साथ मिक्स होकर सारा काम कर रहा है कि नहीं, सारा का सारा उसमें है। वो बहुत अच्छा चीज़ है इंटरनल असेसमेंट। इट डिपेंड्स ऑन प्योरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन। ओके। और अगर आप समेटिव असेसमेंट की बात करें, एनुअल एग्जामिनेशन की बात करें, एनुअल एग्जामिनेशन सपोर्ट करता है फॉर्मेटिव असेसमेंट को, तो दोनों को मिलाक होता है। और ये बच्चों के स्किल डेवलपमेंट में और प्योर 360 डिग्री असेसमेंट के लिए इंटरनल असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी है, उसके रूब्रिक्स को फॉलो करना होता है। सर, डीपीएस की बात की जाए, क्योंकि समय की अभी कमी है सर, लेकिन मैं आपसे अंतिम 2 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा सर। उसमें प्रथम प्रश्न कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डीपीएस स्कूल किस हिसाब से देखती है और किस हिसाब से उसका इम्प्लीमेंटेशन करने वाले? सर, लास्ट 1 ईयर से हम लोग इस पर रिसर्च किए हुए हैं। हमारे यहाँ एक रिसर्च टीम है और हमने अभी 3 to 8 ईयर्स के लिए अपने स्कूल के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम डेवलप किया है, जिसमें हमने हर एज ग्रुप को कि क्या कॉम्पिटेंसी लेवल होना चाहिए उसको डिसाइड किया है। हम अपने टीचर को लगातार ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हम बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे और कैसे उसके स्किल को डेवलपमेंट की बात करेंगे। 6 to 8 में हमने स्किल डेवलपमेंट की बात की है कि कैसे हम उसको बात करें। कॉम्पिटेंसी लेवल एजुकेशन की बात होती है तो हमने अपने टीचर को ट्रेनिंग दिया है कि कैसे फ्रेम करेंगे कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप करने का, क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेंगे, आप कौन सी एक्टिविटी करेंगे क्लास में जिससे कि बच्चों के कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप होगा। तो हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही है। हमारे पास स्ट्रक्चर व्यवस्था है कॉम्पिटेंसी लेवल डेवलप करने का, और टीचर हमारे ट्रेंड हैं। हम लोग हर दिन साप्ताहिक मीटिंग होती है, साप्ताहिक ट्रेनिंग होती है और हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सर, फैमिली सपोर्ट किस हिसाब से मिलता है स्कूल को? सर, नेशनल लेवल पे मैं काम कर रहा हूँ तो लगातार हमारी ट्रेनिंग है। जैसे मैं अभी जुलाई में ट्रेनिंग दे रहा हूँ CBSE अजमेर से, और जैसे मैंने बोला कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग पे 2 दिन हमारी ट्रेनिंग हो रही है। तो उसमें टीचर को डिज़ाइन थिंकिंग भी आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आ जाएगा, डिसीजन मेकिंग भी आ जाएगा, और ये सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। सर, माय वेरी लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाट वुड बी योर मैसेज टू द स्टूडेंट्स एंड टू द पेरेंट्स फॉर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है, और हम सब लोगों को पार्टनरशिप डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर हम लोग इसको 50% से 60% भी अगर इम्प्लीमेंट करते हैं
तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम विल फार बेटर देन इंटरनेशनल एजुकेशन सिस्टम। सर थैंक यू सो मच कि आप हमारे अब तक स्टूडियो में और आपका कीमती समय निकाल के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के विषय पर आपने हमारे दर्शक मित्रों को जागृत किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। તો મિત્રો ડોક્ટર રાજીવ રંજને નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી એટલે કે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ ઉપર ખૂબ સારું માહિતી આપણને પૂરી પાડી છે અને તેઓએ જણાવ્યું છે કે આ શિક્ષણ પદ્ધતિ આ શિક્ષણ પ્રણાલીમાં જો માત્ર ને માત્ર ભાગીદારી કેળવવામાં આવે ને જાગૃતતા કેળવવામાં આવે તો ભારતની આ જે રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ જે છે તે અનેક અંશે વિદેશથી પણ ઉચ્ચતર અભ્યાસ આપી શકશે અને વિદ્યાર્થીઓનો સર્વાંગી વિકાસ શક્ય બનશે। ત્યારે આવા જ કોઈ નવા વિષય સાથે અમે આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત થશું। ત્યાં સુધી મને જોતા રહો। નમસ્કાર।